गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था बीजाणुधानी का विकास। बीजाणुधानी का विकास किसमें देखा था? साइलोटम नामक पादप में अपन ने बीजाणुधानी का क्या देखा था? विकास देखा था। जो अपने पास में साइलोटम था, उनका जो बीजाणुद्विज पादप था, उस बीजाणुद्विज पादप में 3 बीजाणुधानियां एक साथ ही संयुक्त अवस्था में पाई जा रही थी एवं त्रिसंयुज प्रकार की बीजाणुधानी कहला रही थी, जिन्हें अपन क्या कह रहे थे? सिनेंजियम। क्या बोल रहे थे? सिनेंजियम। सिनेंजियम का अपन ने क्या देखा है? विकास देखा है, जिसके दौरान किनका निर्माण होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो अपने पास में इनकी त्रिसंयुज प्रकार की बीजाणुधानी थी, उनमें बीजाणुओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ही बीजाणुओं का क्या होता है? विकास होता है, साइलोटम पादप की युग्मकोद्भिद पीढ़ी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है, क्योंकि इनमें स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। प्रमुख पीढ़ी के रूप में बीजाणुद्विद पीढ़ी। बीजाणुद्विद पीढ़ी कैसी होती है? द्विगुणित होती है, जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी कैसी होती है? अगुणित होती है। द्विगुणित पीढ़ी के बाद में कौन सी आती है बेटा? अगुणित पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी आती है एवं युग्मकोद्भिद पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे ही बीजाणुधानियों में बीजाणु का क्या हुआ? निर्माण हुआ, बीजाणु में अंकुरण से युग्मकोद्भिद पादप का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है, और फिर युग्मकोद्भिद पादप के ऊपर पुंधानी एवं स्त्रीधानी का विकास होता है, जिसके दौरान नर युग्मक एवं मादा युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। दोनों के संयोजन से फिर से द्विगुणित अवस्था, और फिर से वह बीजाणुद्विद पीढ़ी में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में? बीजाणु के बारे में, स्पोर के बारे में। देखिए बेटा, साइलोटम का जो बीजाणुद्विद पादप होता है, उस बीजाणुद्विद पादप में जिन बीजाणुओं का निर्माण होता है, वे बीजाणु बिल्कुल एक दूसरे से समान आकार एवं आकृति में होते हैं। इस वजह से उनके बीजाणु क्या कहलाते हैं? समबीजाणु। क्या कहलाते हैं? समबीजाणु कहलाते हैं। जितने भी बीजाणुओं का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, वो सभी बीजाणु आकार एवं आकृति में एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं। इसके अलावा ये जो समबीजाणु बने हैं, इनकी आकृति की बात करें तो आकृति कैसी होती है बेटा? सेम के बीज के समान। कैसी होती है? सेम के बीज के समान होती है। इसके अलावा इनके साइज की बात करें तो लगभग 0.32 से 0.52 mm इनका क्या होता है बेटा? आकार होता है। तो इनके समबीजाणुओं की बात की। इनके जो समबीजाणु होते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है बेटा? सेम के बीज के समान। इसके अलावा इनका साइज भी लगभग एक दूसरे के क्या होता है? समान होता है। इस वजह से ये बीजाणु क्या कहलाते हैं? समबीजाणु कहलाते हैं। इसके अलावा इनके बाह्य आवरण की बात करें अपन, इनके जो बीजाणु होते हैं, उनके ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं बेटा एक्जाइन एवं इंटाइन। क्या बोलते हैं? एक्जाइन एवं इंटाइन। एक्जाइन का मतलब क्या होता है बेटा? बाह्य जोड़। क्या होता है? बाह्य जोड़। इसके अलावा इंटाइन का मतलब क्या होता है? अंतःस्थोड़। क्या होता है? अंतःस्थोड़। तो अपन कह सकते हैं इनके जो बीजाणु होते हैं, वो 2 आवरणों द्वारा क्या होते हैं बेटा? आवृत पाए जाते हैं। बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? बाह्य जोड़। इसके अलावा अंदर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, वह कहलाता है अंतःस्थोड़। इनका जो बाह्य जोड़ होता है, वो कैसा होता है बेटा? भंगुर प्रकार का। कैसा होता है? भंगुर प्रकार का। मतलब कभी भी क्या हो सकता है बेटा? टूट सकता है। जब भी इनके लिए उचित परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, तो इनका जो बाह्य जोड़ है, वो आसानी से क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसके अलावा कैसा होता है? जालवत एवं शूलिकामय। मतलब इनका जो बाह्य आवरण है, बाह्य जोड़ है, वो भंगुर होता है, जालवत होता है। इसके अलावा कैसा होता है? शूलिकामय। छोटी छोटी क्या पाई जाती है बेटा? इनके आवरण पर शूल पाई जाती है। इसके अलावा इनके अंतःस्थोड़ की बात करें, इनका अंतःस्थोड़ जो होता है, वो कैसा होता है बेटा? समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। तो इनके अपन ने दोनों आवरणों की बात की। पहला कौन सा हो गया बेटा? बाह्य जोड़। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा? अंतःस्थोड़।
बाह्य चोल जो होता है उनकी प्रकृति कैसी होती है बेटा, भंगुर होती है। इसके अलावा कैसा होता है, जालवत एवं शूलिकामय होता है। जबकि इनका जो इंटाइन वाला भाग होता है, अंतःस्थोल वाला भाग होता है, वो कैसा होता है, समतल होता है। अंदर क्या पाया जाता है बेटा, जीव द्रव्य पाया जाता है और जीव द्रव्य में एक सुस्पष्ट केंद्रक क्या होता है, उपस्थित पाया जाता है। तो ये तो अपन ने इनके सम बीजाणुओं के आकार एवं आकृति एवं संरचना की क्या की बेटा, बात की। आकृति सेम के समान, आकार आप लोगों को बता दिया गया। संरचना में दो आवरण पाए जाते हैं, बाह्य चोल एवं अंतःस्थोल। बाह्य चोल भंगुर प्रकृति का होता है, इसके अलावा शूल पाई जाती है, जालवत होता है। इसके अलावा इनका जो इंटाइन होता है वो कैसा होता है बेटा, समतल होता है। अब बात करें अपन बीजाणुओं के अंकुरण के बारे में। किनके बारे में, बीजाणुओं के अंकुरण के बारे में। इनके जो सम बीजाणु होते हैं, इनके बेटा साइलोटम के बीजाणुद्विज पादप के में इनका निर्माण हुआ है, बीजाणुओं का निर्माण हुआ है जब बीजाणुओं का अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, अंकुरण होता है। तो इनके बीच वाले भाग में एक मध्य रेखा छिद्र क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है। किनके बेटा, इनके बीजाणुओं के बीच वाले भाग में एक मध्य रेखा छिद्र क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, मिडलाइन। और जो ये बीजाणु के लगभग कितने भाग को घेरता है, लगभग 3/4 भाग पर यह मध्य रेखा छिद्र क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है। जब बीच वाले भाग में यह मध्य रेखा छिद्र क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है, तो बीजाणु के अपने को दो भाग दिखाई देते हैं, एक ऊपर वाला भाग, एक कौन सा, नीचे वाला भाग। तो ऊपर वाला जो भाग होता है वो तो क्या कहलाता है बेटा, ऊपरी ओष्ठ। इसके अलावा नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, निचला ओष्ठ। मतलब ये जो बीजाणु है, इन बीजाणुओं के लगभग 3/4 भाग पर मध्य में एक रेखा छिद्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिससे बीजाणुओं की आकृति कैसी दिखाई देती है, दो ओष्ठों में विभेदित दिखाई देती है। ऊपर वाला ओष्ठ क्या कहलाता है, ऊपरी ओष्ठ। इसके अलावा नीचे वाला ओष्ठ जो होता है वह निचला ओष्ठ कहलाता है। अब क्या होता है बेटा, जब इनमें क्या बन जाता है, बीच में मध्य रेखा छिद्र बन जाता है, तो मध्य रेखा छिद्र के बनने से इनका जो बाह्य चोल होता है, जो भंगुर प्रकृति का होता है, वो तो क्या हो जाता है बेटा, टूट जाता है। जबकि इनका जो अंतःस्थोल वाला भाग होता है, इंटाइन वाला भाग होता है, वो बाहर की तरफ धीरे धीरे करके क्या होने लग जाता है, निकलने लग जाता है। तो ये अपन ने दिखा दिया बेटा, इनका ये मध्य रेखा छिद्र वाला भाग, बाह्य चोल क्या हो चुका है, टूट चुका है। जबकि इनका जो अंतःस्थोल वाला भाग होता है, कौन सा भाग होता है, अंतःस्थोल वाला भाग होता है, वो बाहर की तरफ क्या होने लग जाता है बेटा, निकलने लग जाता है, उभरने लग जाता है। देखिए बेटा, इनमें बीजाणुओं का जो अंकुरण होता है, बीच में मध्य रेखा छिद्र बना, इसके अलावा इनका अंतःस्थोल क्या हो रहा है बेटा, बाहर की तरफ निकल रहा है। इसके लिए लगभग कितना समय लगता है बेटा, 3 से 4 माह का क्या होता है, समय लगता है। मतलब अंकुरण ऐसा नहीं है कि जैसे ही बीजाणुओं का क्या हुआ, निर्माण हुआ, उनमें क्या होने लग गया, अंकुरण होने लग गया। कुछ समय तक लगभग 3-4 माह का समय लगता है और फिर बीजाणुओं का क्या होने लगता है, अंकुरण होने लगता है। तो ठीक है बेटा, इनके जो अंतःस्थोल था वो बाह्य चोल से बाहर की तरफ क्या होने लग जाता है बेटा, वृद्धि करने लग जाता है। अब इनका जो अंतःस्थोल है, उस अंतःस्थोल में अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा एक विभाजन होता है, जिससे 2 प्रकार की कोशिकाएं क्या होती है, निर्मित होती है। इनका जो इंटाइन वाला भाग है, अंतःस्थोल वाला भाग है, इनमें अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा एक विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका तो होती है बेटा शीर्ष कोशिका, कौन सी होती है, शीर्ष कोशिका, जिन्हें अपन कहते हैं बेटा एपिकल सेल, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, एपिकल सेल। इसके अलावा नीचे की तरफ जो कोशिका बनती है वो कौन सी होती है, आधारी सेल, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा, आधारी कोशिका। तो अपने पास में जो अंतःस्थोल हुआ, उनमें अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका कहलाती है एपिकल सेल, जबकि दूसरी कोशिका जो होती है वो कहलाती है बेजल सेल कहलाती है। शीर्ष वाले भाग पर पाई जाने वाली कोशिका शीर्ष कोशिका, जबकि आधार वाले भाग पर पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, आधारी कोशिका। अब बात करें अपन आधारी कोशिका के बारे में, तो इनका जो बाहरी आवरण था इनका बीजाणुओं का, उसके अंतर्गत इनकी आधारी कोशिका अंदर की तरफ क्या होती है, धसी हुई पाई जाती है। ये दिखा रखी है अपन ने,
कि ये इनका बाहरी आवरण है। इस आवरण में यह आधारी कोशिका नीचे की तरफ क्या होती है बेटा, धसी हुई पाई जाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद में बात आती है किनके बारे में, एपिकल सेल्स के बारे में, शीर्ष कोशिका के बारे में। शीर्ष कोशिका में आगे चल करके कौन सा विभाजन होता है, तिर्यक विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, तिर्यक विभाजन होता है। और 3 भित्तियों से क्या होता है बेटा, विभाजन होता है, जिससे एक षटकोणीय आकृति अपने पास में क्या होती है बेटा, निर्मित होती है। कैसी आकृति बेटा, षटकोणीय आकृति क्या होती है, निर्मित होती है, जिसके दौरान बनने वाली जो कोशिकाएं होती है वो क्या कहलाती है, पिरामिड कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, पिरामिड कोशिकाएं कहलाती है। तो ये अपने पास में जो कोशिकाएं निर्मित हुई है ये क्या कहलाती है, पिरामिड कोशिकाएं कहलाती है। अब जितनी भी अपने पास में कोशिकाएं बनी है, इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है बेटा, युग्मकोद्भिद प्रोथैलस का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे अपने पास में युग्मकोद्भिद जो प्रोथैलस था, अपने पास में युग्मकोद्भिद पादप का जो शरीर था उसे अपन क्या कह रहे थे, प्रोथैलस कह रहे थे। इन प्रोथैलस का इन कोशिकाओं से धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है। लगभग इस प्रकार की आकृति क्या कर देता है, ये निर्मित कर देता है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, अपने पास में युग्मकोद्भिद प्रोथैलस। क्या हो गया, युग्मकोद्भिद प्रोथैलस। अब युग्मकोद्भिद प्रोथैलस की संरचना की बात करें अपन, इनकी बात करें, युग्मकोद्भिद प्रोथैलस की संरचना की अगर अपन बात करना चाहें तो इनका जो युग्मकोद्भिद प्रोथैलस होता है वो लगभग कैसा होता है बेटा, भूमिगत होता है। इसके अलावा कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इसके अलावा रंगहीन होता है। इसके अलावा कैसा होता है, रंगहीन होता है। ये जो भाग होता है इनका कैसा हो गया बेटा, ये भूमिगत हो गया। संरचना लगभग कैसी दिखाई देगी बेटा, इनकी बेलनाकार दिखाई देगी। इसके अलावा कैसा होता है, रंगहीन। कैसा होता है बेटा, रंगहीन। और कभी कभी इनका रंग अपने को देखने को मिले तो लगभग कैसा दिखाई देता है बेटा, पीला एवं भूरा रंग क्या होता है, दिखाई देता है। जो अपने पास में ऊपर की तरफ कोशिकाएं थी, उन कोशिकाओं से युग्मकोद्भिद प्रोथैलस का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद प्रोथैलस की संरचना की बात करें तो यह कैसा होता है बेटा, भूमिगत होता है, बेलनाकार होता है, रंगहीन होता है और कैसा दिखाई देता है, अपने को द्विभाजी शाखित दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, द्विभाजी शाखित दिखाई देता है। इसके अलावा इनकी अपन बाहर की संरचना की अगर अपन बात करना चाहें तो बाहर की तरफ किनका निर्माण पाया जाता है बेटा, राइजोइड्स का। इनका निर्माण पाया जाता है राइजोइड्स का, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, मूलाभास। जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, मूलाभास। इनके इस वाले भाग से किनका निर्माण हो जाता है बेटा, प्रकंद वाले भाग का किसका निर्माण हो जाता है, प्रकंद वाले भाग का निर्माण हो जाता है। और प्रकंद वाले भाग से फिर क्या निकलते हैं बेटा, राइजोइड्स या फिर मूलाभास क्या होते हैं, निकलते हैं, जो भूमि से जल एवं लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो ये अपने पास में किनकी संरचना थी बेटा, युग्मकोद्भिद प्रोथैलस की संरचना। अब जैसे ही अपने पास में युग्मकोद्भिद प्रोथैलस बन जाता है, जिनमें प्रकंद एवं मूलाभास का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, धीरे धीरे उनके ऊपर युग्मकोद्भिद पादप का भी क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। ठीक है बेटा। अब इस प्रोथैलस की अगर अपन आंतरिक संरचना की बात करें, इस प्रोथैलस की अपन आंतरिक संरचना की बात करें, इनकी एनाटॉमी की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करना चाहें तो लगभग इस प्रकार की संरचना अपने को क्या होती है, दिखाई देती है। इनकी प्रोथैलस की जो आंतरिक संरचना होगी, वह जो संरचना होती है 3 भागों में क्या होती है बेटा, बटी हुई पाई जाती है। कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो कौन सी होगी बेटा, बाह्य त्वचा, जिन्हें अपन बोलेंगे एपिडर्मिस। जिन्हें अपन क्या बोलेंगे बेटा, एपिडर्मिस। इसके अलावा इनका दूसरा जो भाग होगा वो क्या होगा बेटा, कोर्टेक्स। कौन सा होगा बेटा, कोर्टेक्स, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, वल्कुट। क्या बोलेंगे, वल्कुट। इसके अलावा तीसरा जो भाग होगा वो कौन सा होगा बेटा, इनका स्टील वाला भाग, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, रंभ। जिन्हें अपन क्या कहते हैं, रंभ कहते हैं। युग्मकोद्भिद जो प्रोथैलस होगा, उनकी आंतरिक संरचना देखने पर उनके जो उत्तक होते हैं वो अपने को लगभग कितने भागों में विभेदित दिखाई देते हैं, 3 भागों में विभेदित दिखाई देते हैं। एक तो बाह्य त्वचा वाला भाग, दूसरा कोर्टेक्स वाला भाग, इसके अलावा तीसरा कौन सा होगा बेटा, स्टील या फिर रंग वाला भाग। सबसे पहले बात करें अपन इनके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में या फिर इनकी बाह्य त्वचा के बारे में, तो अपन कह सकते हैं कि युग्मकोद्भिद प्रोथैलस के चारों तरफ पाई जाने वाली
ढोलकाकार कोशिकाओं की एक क्या होती है, परत होती है। क्या होती है, ढोलकाकार कोशिकाओं से निर्मित क्या होती है, परत होती है। ये अपने पास में कोशिकाएं दिखा रखी हैं। इन कोशिकाओं का जो आकार होता है वो कैसा होता है बेटा, ढोलकाकार होता है, और ये आपस में सभी मिलकर के इनका निर्माण करती है, बाह्य त्वचा का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है बेटा। इसके अलावा इनकी बाह्य त्वचा के ऊपर युग्मकोद्भिद प्रोथैलस है। युग्मकोद्भिद प्रोथैलस में नर जननांगों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा मादा जननांगों का निर्माण होता है। नर जननांग के रूप में किनका निर्माण होता है बेटा, एंथ्रीबिया का। किनका निर्माण होता है, एंथ्रीबिया का, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पुंदानी। जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पुंदानी। तो इनके बाहर की तरफ यह गोलाकार जो संरचना होती है यह क्या कहलाती है, पुंदानी कहलाती है, जिसके अंतर्गत पुंअणुओं नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा इसी बाह्य त्वचा वाले भाग से अपने को एक फ्लास्कनुमा संरचना बाहर की तरफ उभरी हुई लंबी बहुकोशिकीय संरचना दिखाई देती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, आर्किगोनिया। क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, स्त्रीधानी। जो युग्मकोद्भिद पादप होगा उसके माता जननांग होती है, उसकी क्या होती है, माता जननांग होती है, जिसमें माता युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये कौन सी होगी बेटा, इनकी बाह्य त्वचा वाला भाग। ढोलकाकार कोशिकाओं से बनी हुई एक क्या होती है, परत होती है, जिनसे बाहर की तरफ नर जननांगों एवं मादा जननांगों का क्या होता है, विकास होता है। इसके अलावा दूसरा भाग जो आता है वो कौन सा होता है, कोर्टेक्स वाला भाग, वल्कुट वाला भाग। बाह्य त्वचा से नीचे की तरफ वाला जो भाग होता है वह क्या कहलाता है, वल्कुट कहलाता है। इनकी लगभग 4 से 5 परतें यहाँ पर क्या होती है बेटा, उपस्थित पाई जाती है। और कोर्टेक्स वाले भाग में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती है। या फिर अपन कह सकते हैं वल्कुट वाला भाग बाह्य त्वचा से नीचे पाए जाने वाला भाग है, जिनमें क्या पाई जाती है, मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती है। तो नीचे की तरफ कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही है बेटा, मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जा रही है। और इन कोशिकाओं में कवक मूलों का क्या पाया जाता है, संक्रमण पाया जाता है। किनका संक्रमण पाया जाता है, कवक मूलों का संक्रमण पाया जाता है। इसके अलावा इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है बेटा, पर्णहरितहीन। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता। जबकि किनका संक्रमण पाया जाता है, कवक मूलों का संक्रमण पाया जाता है। जब इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता तो ये भोज्य पदार्थों का निर्माण भी नहीं कर पाती है। भोज्य पदार्थों का निर्माण नहीं कर पाती तो इनको भोज्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं बेटा, इन कवक मूलों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इनकी ये जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती है बेटा, माइकोराइजा। क्या कहलाती है, माइकोराइजा। क्योंकि इनकी कोशिकाओं में किनका संक्रमण पाया जाता है, कवक मूलों का। और जब इनकी कोशिकाएं कवक मूलों से संक्रमित रहती हैं तो वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, माइकोराइजा कहलाती हैं। इसके अलावा तीसरी बात आती है किनके बारे में, स्टील वाले भाग के बारे में, रंभ वाले भाग के बारे में। तो जो अपने पास में इनका स्टील वाला भाग होता है वो कोर्टेक्स से बिल्कुल नीचे की तरफ या फिर बीच वाले भाग में क्या होता है, उपस्थित पाया जाता है। और इनका जो रंभ वाला भाग होता है वो कैसा होता है बेटा, प्रोटोस्टिलिक प्रकार का। कैसा होता है, प्रोटोस्टिलिक प्रकार का होता है। प्रोटोस्टिलिक में होता क्या है बेटा, इनका जो जाइलम वाला भाग होता है जो केंद्र में उपस्थित पाया जाता है और वो चारों तरफ से फ्लोएम द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ पाया जाता है। तो ये इनकी कौन सी होगी बेटा, बाह्य त्वचा, कोर्टेक्स। इसके अलावा तीसरा कौन सा भाग हो गया बेटा, स्टील या फिर रंग वाला भाग हो गया। तो आज अपन ने बात की है किनके बारे में, बीजाणुओं की संरचना के बारे में। ये बीजाणु बता रखे अपन ने, कैसे बीजाणु होते हैं, सम बीजाणु होते हैं। सेम की आकृति होती है बेटा, कैसी होती है, सेम की आकृति होती है। बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, बाह्य चोल, और अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, अंतःचोल। अंतःचोल के परिवर्तन से ही आगे जाकर के किनका निर्माण होता है, युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण होता है। जब अपने पास में युग्मकोद्भिद प्रोथैलस का निर्माण हो जाता है तो उनकी अपन ने शारीरिकी देखी, एनाटॉमी देखी। एनाटॉमी में अपने को 3 भाग दिखाई देते हैं, बाह्य त्वचा, कोर्टेक्स, इसके अलावा तीसरा कौन सा बेटा, स्टील वाला भाग। ठीक है बेटा,
बीजाणुओं के अंकुरण से किनका निर्माण हो गया है? युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण हो गया है। अपन ने बात की किनके बारे में? युग्मकोद्भिद पादप की शारीरिकी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कि इनका जो युग्मकोद्भिद पादप होगा उनके ऊपर पुंनानी एवं स्त्रीधानी का विकास किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।